नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले बात रांची पुलिस की कामयाबी की करते हैं। उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खूंटी बॉर्डर पर पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों की मुठभेड़ में एक उग्रवादी को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में मारा गया उग्रवादी पुनई दस्ते का लीडर पुनई उरांव बताया जा रहा है। उग्रवादी एरिया कमांडर पुनई उरांव पर रांची और खूंटी में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रांची खूंटी के बड़े व्यवसायियों और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगातार लेवी वसूली करता था। हाल के दिनों में वो रांची और खूंटी के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था। मारा गया उग्रवादी पुनई उरांव 2 लाख का इनामी था। तो उग्रवादी पुनई उरांव मारा गया। इस उग्रवादी पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2 लाख का इनाम इस उग्रवादी पर था, जिसे पुलिस और सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ये दूसरी बड़ी कामयाबी है जो लगातार सुरक्षा बलों को मिली है। तो 2 लाख का इनामी उग्रवादी ढेर हो गया। एक दिन पहले जोनल कमांडर जिदान गुड़िया मारा गया था, उस पर 15 लाख का इनाम था। उसके बाद यह माना जा रहा था खूंटी और आसपास के इलाकों में पीएलएफआई का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख का इनामी उग्रवादी ढेर कर दिया गया। पुनई उरांव पीएलएफआई का एरिया कमांडर था और इससे पहले भी जिदान गुड़िया को मारकर सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ढेर कर दिया। कल मारा गया था जिदन गुड़िया और आज मारा गया है पुनई उरांव। जिदन गुड़िया पर 15 लाख का इनाम था, जबकि 2 लाख का इनाम पुनई उरांव पर था। 100 से ज्यादा मामलों में उसकी संलिप्तता थी। जिदान गुड़िया की संलिप्तता 100 से ज्यादा मामलों में थी, जबकि पुनई उरांव की बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में इसकी संलिप्तता मानी जा रही थी और लगातार सुरक्षा बलों के निशाने पर रहा था। आपको बता दें कि खुद सूबे के डीजीपी ने कहा था, जब जिदान गुड़िया को मारा गया उसके बाद कहा था कि जल्द से जल्द जो नक्सली हैं, जो आतंकी हैं, वो अपने आप को सरेंडर कर दें, वरना उन्हें मार गिराया जाएगा। तो लगातार दूसरे दिन झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल 15 लाख का इनामी जिदन गुड़िया को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। जाहिर है खूंटी में पुलिस के ऑपरेशन से पीएलएफआई को बड़ा झटका लगा है। और ग्राउंड जीरो से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो ग्राउंड जीरो से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, बड़ी कामयाबी, एक कल कामयाबी मिली, आज दूसरी कामयाबी मिली। क्या यह माना जाए कि रांची और आसपास के इलाकों में नक्सलियों का वर्चस्व अब इसके बाद खत्म हो जाएगा, उनकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार पुलिस को कामयाबी मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि पुलिस अब जो है नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने के लिए लगातार अग्रसर है। और कल जिस तरह से कामयाबी मिली थी, वहीं आज एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है। हमारे साथ इस वक्त रांची जिले के पुलिस कप्तान भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सर आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख का इनामी जो है आज मुठभेड़ में ढेर हो गया। शाम में सूचना प्राप्त हुई थी कि पुनई उरांव के नेतृत्व में पीएलएफआई के कुछ लोग एक जगह से मूवमेंट करने वाले हैं या कुछ घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को अलर्ट कराया गया था और पुलिस का क्यूआरटी भी इसके पीछे चेस कर रहा था। तो आप लोग देख रहे हैं कि जंगल से पहले के मोड़ पे पुलिस के द्वारा अचानक इन पर फायरिंग पुलिस वालों ने झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी कार्रवाई किया और जवाबी कार्रवाई में पीएलएफआई का एक जो है नक्सल ढेर हुआ है
अभी हम लोग सत्यापन करवा रहे हैं कि जो मृत बॉडी है किसका है। सत्यापन के उपरांत आप लोगों को बता पाएंगे कि यह जो मतलब डेड हुआ है, जो मतलब एक शिनाख्त हुआ है डेड बॉडी के रूप में, ये किसका डेड बॉडी है, ये सत्यापन के बाद ही बता पाएंगे। सर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, जिस तरह से अभी लगातार जो जवान हैं वो जंगलों में सर्च कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हथियार भी बरामद हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि कुछ लोग थे जिसमें कि कुछ लोग जंगल से भाग के पुलिस पार्टी पे फाइट कर रहे थे, इसलिए पुलिस के लिए ज़रूरी है कि वो जंगल सर्च करवा लिया जाए कि जैसे कुछ बचे हुए लोग हैं तो उसका भी मतलब चाहे अरेस्ट हो जाए वो, या मतलब उसके बाद जो भी साथ सामान है उसकी रिकवरी हो जाए। और ये जंगल सर्च करना एक हम लोग का ऑपरेशन प्रैक्टिस होता है, इसके उपरांत हम लोग इस ऑपरेशन को ही कंक्लूड कर सकते हैं। सर एक सवाल रहेगा, जो राजधानी रांची में हाल के दिनों में PLFI का जो आतंक था, उसमें इस उग्रवादी के ढेर होने से लगता है कि आने वाले दिनों में रांची जो है वो शांत हो पाएगा PLFI के कहने से? अभी मैं सत्यापित करवा लेता हूं, क्योंकि अभी भी सत्यापन का प्रोसेस जारी है। एक बार सत्यापित हो जाए कि कौन था, इसके उपरांत ऑफ कोर्स आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ समय में झारखंड पुलिस के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। कल ही जिदन गुड़िया जो 15 लाख रिवार्डी था उसको ढेर किया गया। उससे पूर्व में भी जो इसके मतलब टॉप लेवल के थे, कृष्णा हो या तुलसी हो और जो कुछ लोग थे, प्रेम, परमजीत, गोप, इन लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। तो कंफर्मेशन के बाद ऑफ कोर्स हम उम्मीद करते हैं कि रांची को या आसपास बजुए के इलाके को एक बहुत राहत मिलने वाली है। और कम से कम इस इनकाउंटर के बाद तो एक मैसेज क्लियर कट है कि वो अपराधी हो या नक्सली हो या माओइस्ट हो या PLFI हो, वो बहुत जल्दी समझ रहते हैं कि धारा में और लौट जाए, नहीं तो उसका हासिल बुरा होने वाला है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से DGP के द्वारा बयान आया था, कुछ वही बयान है रांची SSP की तरफ से। उन्होंने भी साफ तौर से कहा और नक्सलियों को और उग्रवादियों को सख्त चेतावनी दी कि अब या तो वो मुख्य धारा में शामिल हो या फिर इस तरह की फौजी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाएगी और पुलिस की कार्रवाई में उनका ढेर होना निश्चित है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं यही जंगल है जहां पर पूरी तरह से इनकाउंटर जो है वो किया गया है। और साफ तौर से ये मुठभेड़ कहा जाए तो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो बताया जा रहा है कि उग्रवादी जो है वो यहाँ पर किसी घटना को कारित करने के लिए इन इलाकों में घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उनका पीछा किया, जिसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर मुठभेड़ हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं और जिसके बाद ये सफलता जो है वो पुलिस को मिली है। जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं और आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले एक बड़े उग्रवादी को, बड़े नक्सल को मार गिराया गया था और आज एक और PLFI के इस उग्रवादी को मार गिराया गया है, तो ये बड़ी कामयाबी है। अब चलिए इस खबर को हम समझते हैं। दरअसल PLFI झारखंड का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन है। 2 दिन में 2 उग्रवादियों को मारे जाने से PLFI की कमर टूट गई है। कल 15 लाख का इनामी जिदन गुड़िया मारा गया था और आज अगर बात करें तो 2 लाख का इनामी पुनई मारा गया है। पुलिस का अगला टारगेट PLFI का प्रमुख दिनेश गोप है और इसकी तस्वीर भी जारी कर चुकी है पुलिस। 2019 से लेकर अब तक 26 नक्सली मारे जा चुके हैं, तो यह एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कामयाबी मिलना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए हौसला अफजाई करने वाला है और वहीं नक्सलियों के लिए ये 2 जो बड़े उग्रवादी मारे गए हैं, इससे कहीं ना कहीं उनकी कमर टूटेगी। अब बात बिहार की करते हैं। पटना में प्रदर्शन कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसी, साथ ही वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन मार्च पर निकले थे और वहां जाने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें 0 माइल के पास रोक दिया। तस्वीरें पटना के पहाड़ी इलाके की हैं, जहां पुलिस ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। साथ ही कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार भी की गई। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का आलम रहा। पुलिस और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी होती रही। दरअसल जैब कार्यकर्ता राजभवन मार्च पर अड़े थे। जब पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों को जबरन सड़क से हटाया गया। इसके बाद वो हंगामा करते रहे।
तब पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ा। तरीके से यहाँ पर 0 माइल पहाड़ी पर पप्पू यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिके और लगातार देखिए पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं को अलग कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि कार्यकर्ता अलग हो जाए। राजभवन मार्च के लिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने 0 माइल के पास ही बैरिकेडिंग कर दी थी। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त पप्पू यादव भी मौजूद थे। दोनों तरफ से काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रही और आखिरकार पुलिस को वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पप्पू यादव ने प्रशासन पर लाठी के जोर पर प्रदर्शन को रोकने का आरोप लगाया। हम तो बढ़ेंगे। ये पहला चरणबद्ध आंदोलन था मेरा, 6 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल, उसके बाद राज्यपाल को घेरो। दरअसल कई दिनों से किसानों के नाम पर सियासत चल रही थी। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे और जब पप्पू यादव पहुंचे तो राजभवन मार्च पर निकलने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन किसानों के नाम पर सीनाजोरी शुरू हो गई तो पुलिस हरकत में आ गई और हंगामा कर रहे जैप कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। अब जब किसानों को एक तरह से ढाल बनाकर जिस तरह से सियासत की जा रही है, अब इस सियासत को समझिए। दरअसल किसानों के जरिए विपक्ष सियासत साध रहा है। बात बिहार की करें तो 14 साल पहले एपीएमसी खत्म कर दिया गया था। एपीएमसी खत्म होने पर विपक्ष ने आज तक ऐतराज नहीं जताया। न्यूज़ 18 की तरफ से सर्वे भी किया गया और सर्वे में बिहार के 71% किसानों ने नए कृषि कानून का समर्थन किया है। 56.59% यानी कि 60% किसान आंदोलन को खत्म होते देखना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसान क्या चाहते हैं और किस तरीके से यह सियासत हो रही है। बात इधर करते हैं अगली खबर की। चुनाव में महागठबंधन भले ही सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन आरजेडी अभी भी सरकार बनाने का सपना देख रहा है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि बिहार में नीतीश सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और कभी भी चुनाव हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। चुनाव के 41 दिनों बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी की बैठक बुलाई तो थी हार की समीक्षा करने के लिए, लेकिन बैठक में आरजेडी कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कहकर नया शिगुफा छोड़ दिया। तेजस्वी के इस दावे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी के दावे को जेडीयू और बीजेपी ने सिरे से खारिज किया, साथ ही इसे सरकार को अस्थिर करने और ब्रांड नीतीश को कमजोर करने की असफल कोशिश बताया। आशीर्वाद लेगी, ये वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक असफल प्रयास है, ब्रांड नीतीश को कमजोर करने का प्रयास है। वह जनता के वोटों पर कम और अपराधियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके जमाने में बैलेट लूट होती थी। जब से बैलेट बंद हो गया तब से उनकी भी दुकानदारी जो चलती थी वह बंद हो गई। वहीं तेजस्वी के मध्यावधि चुनाव के दावे पर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तंज कसा है। मांझी ने लिखा है, तेजस्वी यादव के 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर वो चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। अब जब आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आएंगे तो उन सीटों पर चुनाव तो होंगे ना। 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और देखिए किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। बहरहाल तेजस्वी के सियासी शिगुफे ने सर्द मौसम में सियासत को गर्म कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी इस शिगुफे के जरिए हार पर जवाबदेही को टालना चाहते हैं। दिल्ली से अमितेश और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेजस्वी यादव ने एक शिगुफा छोड़ दिया है, अब इस शिगुफे को समझिए। दरअसल तेजस्वी हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ चुके हैं। चुनाव का मुद्दा उठाकर तेजस्वी हार को छुपाना चाहते हैं।
तेजस्वी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के पुराने नेता मौजूदा नेतृत्व से नाराज हैं। मांझी का बयान आरजेडी में टूट का एक इशारा है। नतीजों के 41 दिन बाद कल आरजेडी ने हार की समीक्षा की थी और इसके बाद यह बयान दिया था आरजेडी ने। और इधर तेजस्वी ने एक शिगुफा छोड़ा है और शिगुफे के साथ एक राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद भी बयानों का दौर जारी है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के साथ ही आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। दोनों पार्टियों के नेताओं के हालिया बयान से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आरजेडी कांग्रेस में खींची तलवारें। आरजेडी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। तेजस्वी को कांग्रेस का करारा जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर तकरार तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस में ऐसी जंग छिड़ी है कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुटे हैं। आरजेडी के वार पर करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने सीधे सीधे तेजस्वी को नसीहत दे डाली है। अगर कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होता तो कांग्रेस को 8 या 9% वोट आया है अलग अलग जगह में, अब वो निकाल दीजिए परसेंटेज तो समझ में आ जाएगा कि कौन कहां खड़े होते। ऐसे बयानों से हर दल के नेताओं को परहेज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के भावनाओं को ठेस न लगे। दरअसल सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने सत्ता से दूर रहने के लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। ऐसे में कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वो कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज है। मैं बता रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी है इस देश के और तपे तपाए हुए राजनेता है। शिवानंद तिवारी जी का भी सवाल उनका समर्थन है। मेरे जैसे नौजवान की बात अगर करते हैं तो मेरी चिंता तो लेकर है कि कांग्रेस सशक्त बने। इससे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी पत्र लिखकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने तो राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में आरजेडी नेताओं को यही लगता है कांग्रेस की वजह से ही बिहार में वे सत्ता से दूर रह गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दरअसल गठबंधन में दरार क्यों पड़ रही है और इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है, अब जरा इसको हम समझते हैं। बिहार चुनाव में 70 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत पाई। हम वीआईपी से भी स्ट्राइक रेट में कांग्रेस कमजोर रही। कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी केवल 3 दिन बिहार आए। प्रियंका ने तो बिहार में एंट्री ही नहीं की। और इस तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद अब आरजेडी को यह चीज चुभ रही है कि आरजेडी कांग्रेस की वजह से सत्ता में नहीं आई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एएमयू के योगदान की तारीफ की, साथ ही वहां के छात्रों को आगे बढ़ने के कई मंत्र भी दिए। पीएम मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को तरक्की का मंत्र दिया। साथ ही नए भारत के निर्माण के लिए छात्रों को एकजुट होने की अपील की। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा, तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। यहाँ अपने संबोधन में पीएम ने छात्रों से कहा कि उन्हें वैचारिक मतभेद भुलाकर देश के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए।
पीएम ने यहां यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के उस वक्तव्य का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने की बात की थी। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। यहां पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास संकल्प का भी जिक्र किया। जो देश का है वो हर देशवासी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। अब प्रधानमंत्री के संबोधन को समझिए। 36 सालों बाद देश के किसी पीएम ने एएमयू के छात्रों को संबोधित किया। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने भाषण दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने कभी यहां पर भाषण नहीं दिया। एएमयू के छात्रों को पीएम मोदी ने सेकुलर पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दिया और इसके साथ ही छात्रों को यह बताया कि कैसे सेकुलर पाठ पढ़ना चाहिए और किस तरीके से देश के विकास में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात मुजफ्फरपुर की करते हैं, जहां पर महापाप की एक ऐसी खबर सामने आई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधियों ने षड्यंत्र का ऐसा ताना बाना बुना जिसमें फंसकर वो शख्स मौत से बदतर जिंदगी जी रहा है। बड़े से मकान में तिल तिल कर जी रहे दिव्यांग गौरव शाही की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है। आरोपों के मुताबिक भोला राय ने पीड़ित दिव्यांग की करोड़ों की पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश रची। साजिश के तहत उसने पहले तो अपने गुर्गे विक्रम को पीड़ित के घर का नौकर बनाया और फिर 24 जनवरी 2019 को उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कराकर उसकी शादी जबरन अपने गुर्गे और पहले से शादीशुदा विक्रम से करा दी। गौरव शाही को पागल करने की कोशिश हो रही है। गौरव शाही के घर पहुंचकर मारपीट की जाती है और उनकी करोड़ों की संपत्ति को हड़पना चाहता है। जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। मोतीपुर थाने में पीड़ित की पत्नी ने जब भोला राय और विक्रम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया तो भोला राय ने पीड़ित की पत्नी को डरा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया। अब बेटी और बीवी को ढाल बनाकर बदमाशों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए भोला राय और उसके गुर्गे न सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि उसके हाथ पैर बांधकर पागल खाने भी ले जाते हैं और जबरन दवा दी जाती है। लगभग 1 साल से जो चल रहा है यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ रहता इसके साथ। पूरे मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर की इस खबर से आप पुलिस के रवैये को समझ सकते हैं। शिकायत के 1 साल बाद भी पुलिस सोई रही। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों को पुलिस बचाती रही। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला तक दर्ज नहीं हुआ और मामला दर्ज होने पर पुलिस लापरवाह बनी रही। एसएसपी जयकांत को मुजफ्फरपुर में 1 साल से ज्यादा हो गए। क्राइम मीटिंग में गंभीर मामले की
पेंडेंसी की समीक्षा नहीं की गई, पुलिस सजग रहती तो पीड़िता को न्याय मिल जाता। मुजफ्फरपुर एसएसपी को इस केस से कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है आईओ क्या कार्रवाई नहीं करना चाहता, और अगर आईओ कार्रवाई नहीं कर रहा तो वरीय अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं? शिकायत दर्ज होने के 1 साल बाद आईओ ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? माफिया से मिली हुई है मुजफ्फरपुर की पुलिस, यह बड़ा सवाल है। क्या माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है मुजफ्फरपुर पुलिस? शराब और भू माफिया को आखिर कौन बचा रहा है? तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।